हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। लाइन टू लाइन हम हर चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले है रशीदास क्वेश्चन। अब ये क्या है, रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सडनली एकदम से उनकी जो नज़र है वो एक हेडलाइन पर पड़ी। अब वो हेडलाइन क्या थी, मतलब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनकी आंखें पड़ी एक हेडलाइन पर। तो देखिए हेडलाइन क्या था, 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले। तो उसको ये लगा कि भाई इतनी पुरानी बातें, 100 साल पुरानी बातें हमें किस तरीके से पता हो सकती हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछते हैं किताब में, हमारी बुक में, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाना कि हुआ क्या था। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन। आप सुन सकते हो रेडियो में, आप टीवी में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो कि पिछले दिन क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। जो मतलब आप पूछ सकते हैं किसी से जिसको ये चीज़ याद हो, बट लॉन्ग अगो, बहुत बहुत ज़्यादा समय पहले चीज़ें क्या हुई थी ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम पता लगा सकते हैं। वो क्या क्या है देखिए, पीपल, लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के उनके घर होते थे जिसमें वो रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वी कैन फाइंड आउट अबाउट जो हंटर्स हैं। हंटर्स का मतलब होता है जो लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हर्डर्स होते हैं चरवाहे, ठीक है। फार्मर्स होते हैं किसान, रूलर्स होते हैं राजा, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट होता है जो पंडित होता है, क्राफ्ट पर्सन जैसे कि सुनार, लोहार वगैरह, आर्टिसंस जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे किस तरीके से रहते थे, बच्चे कौन से गेम खेलते थे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता लगती हैं भाई। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे हम लोगों को नर्मदा रिवर फाइंड करनी है। नर्मदा रिवर देखिए कहाँ है, नर्मदा रिवर ये है, देखिए यहाँ पर नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर हम लोगों ने देखी। यहाँ पर ये जो रिवर है, बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। हज़ारों सालों से, ठीक है, यहाँ पर 100,000 ईयर्स मतलब हज़ारों सालों से नर्मदा नदी के किनारे लोग रह रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा पुराने पहले लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर से, गैदरर का मतलब होता है गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो खाना अपना इकट्ठा करा करते थे पेड़ों से, है ना, खेती बाड़ी टाइप्स करके। उनको पता था पेड़ों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और वो रूट्स कलेक्ट करते थे, मतलब उनको पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, पेड़ों से फल और पेड़ों की जड़ों के बारे में, है ना। तो इन सब से अपना खाना इकट्ठा किया करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। और वो हंटिंग भी किया करते थे। हंटिंग होता है जानवरों को मारना, तो जानवरों को मार करके भी वो खाया करते थे। तो नर्मदा जो वैली थी उसमें क्या होते थे, स्किल्ड क्या होते थे, हंटर एंड गैदरर। हंटर गैदरर होते थे कहाँ पर, हंटर गैदरर होते थे नर्मदा नदी के पास, ठीक है। अब आगे आता है, अगर आप सुलेमान और करतार हिल्स को देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो कहाँ पर है सुलेमान करतार हिल्स, ये देखिए ये रही सुलेमान एंड करतार। सुलेमान और करतार हिल्स कहाँ पर हैं, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुआ करता था पहले, ठीक है, अब तो पाकिस्तान वाले रीजन में आ गया है। तो सुलेमान एंड करतार हिल्स जो है वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सुलेमान एंड करतार हिल्स के जो एरिया थे, यहाँ पे मैन एंड वुमेन ने सबसे पहले क्या करा, क्रॉप्स उगाई। कौन कौन सी क्रॉप्स, वीट, ठीक है, चावल, बार्ले। लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर जो है वीट बार्ले उगाई जाती थी, मतलब एग्रीकल्चर, वीट हो गया, बार्ले हो गया, एग्रीकल्चर करना सुलेमान और करतार हिल्स में स्टार्ट हो गया था। लोग अपने जानवरों को चराते थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, है ना, और गाँव में रहते थे। शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, इनको चराते थे और यहाँ रहते थे। अब आती है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पर है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब हम लोग को लोकेट करना है गारो हिल्स, देखिए ये रही, यहाँ पर ये गारो हिल्स है, ठीक है। और विंध्यास ये रहे, नर्मदा के जस्ट ऊपर विंध्या के पहाड़ हैं, तो यहाँ पर ये रहे। यहाँ पर लोग क्या करते थे, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर गारो हिल्स में डेवलप हुआ, और कहाँ पर हुआ, जो विंध्यास हैं, गारो एंड विंध्यास में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और अगर हम लोग ट्रेस करें रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, इस नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं ना, वो उसकी क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं।
तो रिवर इंडस कहाँ से बहती थी, ये देखिए ये है रिवर इंडस, यहाँ से इंडस आती थी और बाकी सारी की सारी जो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस सब में इंडस में एक बड़ी रिवर में मिल जाती थी। ठीक है, ये है इंडस। तो इंडस रिवर ये रही और इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज वगैरह आकर के इसमें मिल जाते थे। ठीक हो गया। तो इंडस रिवर कब से हम लोग मान रहे हैं कि इंडस रिवर के अराउंड जो है अर्लियर सिटीज़ कब बसी, तो 4700 ईयर्स पहले, 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, लार्जेस्ट सिटीज़ फ्लरिश हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ यहाँ पर बनने लगी। और गंगा के नदी के किनारे सिटीज़ कब आई, 2500 ईयर्स अगो। तो मतलब नर्मदा नदी के किनारे गंगा से पहले सिटीज़ डेवलप होने लगी थी। अब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ को भी हम लोगों को देखना है। तो गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना, चंबल, सोन है ना, ये गंगा है और इसमें देखिए सारी की सारी आकर के मिल रही हैं। तो गंगा रिवर के अराउंड जो है शहर कब आके बसने लगे, 2500 ईयर्स अगो, है ना। तो ये हो गया। तो हमने गंगा को देख लिया और सोन को भी हमने इसमें देख लिया। अब एंशिएंट टाइम में जो एरिया होते थे वहाँ पर, एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा नोन एज मगध। मतलब गंगा नदी के नीचे वाला जो एरिया होता था उसको हम क्या बोलते थे, मगध। तो मगध कहाँ पड़ा भाई, देखिए ये है मगध, ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, इसके नीचे ये वाला जो है ये मगध कहलाता था। ठीक है, मगध जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था और काफ़ी जो है ताकतवर राजा यहाँ पर हुआ करते थे। बिहार वाले रीजन में काफ़ी बड़ा यहाँ पे किंगडम ये था। थ्रू आउट मतलब पूरे टाइम से ही, पुराने समय से ही लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। काफ़ी पहाड़, नदियाँ, हिमालय, डेजर्ट, रिवर, ये सारे के सारे जो हैं डेंजरस हुआ करते थे, मगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से ये नहीं रोक पाए। तो मैन और वुमेन जो हैं किस किस लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, काम की तलाश में। और नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, उससे बचने के लिए कई बार लोग जो हैं वो आर्मीज़ में ट्रैवल करते थे देशों पे कब्जा करने के लिए, है ना। कई बार मर्चेंट्स अपना कारावान्स में मतलब झुंडों में ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए मर्चेंट्स जाते थे। रिलीजियस टीचर्स जाते थे अपने धर्म को इधर से उधर मतलब फैलाने के लिए अपने धर्म को। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ लोग क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रैवलिंग पसंद होती थी, घूमना पसंद होता था, इसलिए अपने देश से दूसरी जगह निकल जाते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए तो हम लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में पता लगा और आइडियाज़ के बारे में पता लगा। तो लोगों ने क्यों ट्रैवल किया, वाई डू पीपल ट्रैवल। तो समटाइम्स दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, समटाइम दे ट्रैवल टू एस्केप नेचुरल कैलामिटीज़। फिर मर्चेंट्स अपना व्यापार करने के लिए जाते थे और रिलीजियस टीचर्स अपना धर्म फैलाने जाते थे और कुछ लोग को घूमना पसंद था इसलिए वो घूमते थे। तो वही है कि हमें मैप 1 में हमने हिल्स देखे, जो भी हमने पहले मैप दिखा रहे थे, पेज नंबर 2 पे है। तो हिल, माउंटेन, सी, ये सारे के सारे क्या थे, नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब है ये हम लोगों को बाकी जगह से अलग करते थे। देखिए हिमालय कितना ऊंचा है तो दूसरे देशों से हमें अलग करता है। नीचे 3 तरफ हमारे क्या थे, समुंदर थे, है ना। तो यही बात करी गई है कि अलग अलग जगह से लोग डिफ़िकल्ट इनको क्रॉस करना होता था, मगर फिर भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे, घूमने जाते थे। काफ़ी सारे लोग जो हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आए, इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर और ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुए। मतलब हमें दूसरी जगहों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगा, हमारा म्यूज़िक चेंज हुआ, हमारी कुकिंग, ठीक है, ये हज़ारों सालों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मतलब चेंजेस आते रहे हैं म्यूज़िक में, खाने पीने के अंदाज में या हमारे खान पान में। नेम ऑफ द लैंड, अब देखिए हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया या भारत कैसे पड़ा, है ना। तो संस्कृत में जो सिंधु नदी है जिसको हमने अभी इंडस रिवर के नाम से जाना है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसको सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ईरान के लोग, ग्रीस के लोग जो हैं वो इसको क्या कहते थे, इंडस कहा करते थे। तो ईरानियंस और ग्रीक्स जो हैं जब 2500 ईयर्स पहले आए थे तो इंडस को उन्होंने क्या कहा, इंडस उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने इंडस को हिंदोस और इंदोस कहा। फिर जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो इंडिया के इस वाले, जैसे देखिए
इंडिया के इस वाले पार्ट में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा, पार्ट में, इस वाले पार्ट को कहा गया भारत, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस पार्ट को, हमारे देश को भारत कहा गया, है ना। तो कई सारे नाम इस तरीके से हमारे निकले। नेम भारत वॉज ग्रुप्ड, भारता वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोग रहते थे उस ग्रुप के लोगों को भारत कहा गया, और इसी तरीके से हमारा नाम पड़ा। मतलब किस तरीके से, देखिए इंडस रिवर थी, तो ग्रीस के लोग जो आए उन्होंने उसको हिंदोज या फिर इंडोज कहा, और इसी हिंदोज और इंडोज से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, और हमारे वेदों में इसको क्या बोला गया है, भारत बोला गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में हमें फाइंड आउट करना, पास्ट के बारे में जानना हम लोगों को, अपने इतिहास के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना, है ना। तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो अभी हम थोड़ी देर में, मतलब एक और वीडियो बना देंगे और 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अब फाइंडिंग आउट पास्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे वेज हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। क्या क्या वेज हैं? 1 is to सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तरीका है किताबें पढ़ने का जो बहुत समय पहले लिखी गई हैं, और उन किताबों को मेन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मेन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? देखिए, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, मेन्यू MANU, मेन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हाथ, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी कोई चीज़ लिखी गई, मतलब जो चीज़ हाथ से लिखी गई किताब, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लिखी जाती है? पाम लीफ पर, पाम का ट्री होता है ना, उसकी पत्तियों पर लिखते थे, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री जो होता है उसका जो तना होता है ना, उसके ऊपर लिखा करते थे, जैसे कि नोन एज बिर्च। बिर्च जो ट्री होता था, जैसे ट्री, बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च, बिर्च पे भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और पाम लीफ पर भी क्या होता था, लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। और बट मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ क्या दिक्कत थी, समय के साथ ही ख़राब हो जाती थी, इंसेक्ट इसको ख़राब कर देते थे, और बहुत ही कम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सर्वाइव करी है, मगर फिर भी इतनी कर गई हैं कि हम लोग काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। कहाँ कहाँ मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट? मंदिरों में मिलती हैं, मोनास्ट्रीज़ में मिलती हैं। मोनास्ट्री क्या होता है? मोनास्ट्री भी ना क्या, जहाँ पर मंक्स रहते हैं, मंक्स होते हैं वो लोग, जैसे कि सन्यासी वगैरह जिन जगहों पर रहते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इनका बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो मोनास्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में इनको रखा गया है। इन किताबों में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, धर्म के बारे में, कि धर्म की प्रैक्टिस कैसी रही है लोगों की, किंग्स की लाइफ के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, बहुत सारी पोएम्स वगैरह, एपिक्स, महाकाव्य, ठीक है, इनके बारे में पता लगता है। और ये सारी की सारी, काफ़ी सारी जो है किसमें लिखी गई थी? ज़्यादातर संस्कृत भाषा में, ज़्यादातर किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और काफ़ी सारी जो हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा कौन सी होती थी? लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो आम भाषा होती थी, आम लोग जिसे बोला करते थे, वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। और काफ़ी सारी हमें तमिल में देखने के लिए भी मिलती हैं। हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा जो हाथ से लिखी जाती हैं, अब आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कि रिलेटिवली हार्ड सरफेस होते हैं, जैसे कि स्टोन पे गढ़ाई करके, पत्थर पे गढ़ाई करके, या फिर मेटल पे, लोहे पे, तांबे पे गढ़ाई करके जो लिखा जाता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें लोग, किंग ऑर्डर्स निकालता था कि जो लोगों को मानने हैं, किंग अपने ये भी बताता था कि यहाँ पे उसने जीती है, लड़ाइयाँ जीती हैं, ये सब, और अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में वो बताता था, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के? देखिए, एडवांटेजेस ये हैं कि उसको कोई कीड़ा ख़राब नहीं कर सकता, समय के साथ वो बर्बाद नहीं होंगे। डिफ़िकल्टीज़, खोद के लिखना पड़ता है ना, तो ये डिफ़िकल्टीज़ हो गई। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इनसे ही पास्ट के बारे में पता लगती हैं। और पास्ट के बारे में कौन पढ़ता है? जो पास्ट के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? One who reads about the past or studies about the past are known as archaeologist, इतिहासकार, या फिर जो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? जो बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने की, जो पत्थरों से बनी हुई हैं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स होती हैं मूर्तियाँ,
मूर्तियाँ, पेंटिंग और इन सब के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ज़मीन में एक्सकवेट करने का मतलब है खुदाई वगैरह करते हैं, है ना, पता लगाते हैं। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह के बारे में उन लोगों को पता लगता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पत्थर के बने हुए होते हैं, काफ़ी सारा सामान हमें पत्थर का बना हुआ मिला। कुछ हम लोगों को हड्डियों का बना हुआ भी सामान मिला है। कुछ हम लोगों को मिट्टी का भी बर्तन मिले हैं। और बहुत सारी चीज़ें पैरिशेबल होती हैं। पैरिशेबल का मतलब है समय के साथ ख़राब हो जाती हैं। इम्पैरिशेबल का मतलब है जो समय के साथ ख़राब नहीं होती, ठीक है। पेरिश का मतलब ख़राब हो जाना और आगे इम लगा दिया तो ख़राब नहीं होती हैं, लंबे समय तक वो इम्पैरिशेबल चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों को एक पुराना ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये मिलता है, ये अशोक ने लिखवाया था। और कहाँ मिलता है? ये कांदाहर अफ़गानिस्तान में मिलता है। इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और ये देखिए, इसमें एक तो अरमिक में भी लिखा गया है, ग्रीक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अशोक ने ये लिखवाए थे। फिर हम लोगों को क्या क्या सामान मिलता है? पॉट मिलते हैं। जब हम खुदाई करी हमने तो ये पॉट होते हैं, घड़े मिट्टी के बने हुए होते हैं, टेराकोटा के बने हुए, है ना। सिल्वर कॉइन भी हमें मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उनको मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, बर्ड्स की, फ़िश की। इससे हमें पता लगता है कि इंसान ये सारे के सारी चीज़ें पास्ट में खाया करते थे। और ग्रेन्स भी मिले हैं, गेहूँ वगैरह भी मिले हैं, और जली हुई लकड़ी भी मिली हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें मिली हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली? क्लोथ फ्रीक्वेंटली क्या मिलता है? नहीं मिलता भाई कपड़ा, क्योंकि कपड़ा समय के साथ जल्दी ही ख़राब हो जाता है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स जो हैं वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और उनके जो सोर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। उनके सोर्स होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। सोर्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो कहानियाँ वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर वगैरह पर खुदवाए गए थे, और आर्कियोलॉजी जो ज़मीन में से खुदाई वगैरह करके निकाला जाता है। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार सोर्स मिल गए फिर उसके बाद वो चीज़ों को जोड़ते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो हिस्टोरियंस डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो क्लूज़ की हेल्प से पास्ट पूरा का पूरा प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट हैं? किताब का नाम है आर पास्ट। तो ऐसा क्यों है? पास्ट प्लूरल में क्यों लिखा गया है? पास्ट की जगह पास्ट क्यों लिखा हुआ है? एस क्यों लगाया है? क्योंकि अलग अलग लोग जो है उनके लिए अलग अलग पास्ट रहा है। हंटर गैदरर फार्मर्स के लिए जो पास्ट है वो किंग और क्वीन के पास्ट से काफ़ी अलग है। मर्चेंट्स जो हैं उनका पास्ट क्राफ्ट पर्सन के पास से अलग है। इसलिए हम लोग इस किताब में सबके बारे में पढ़ेंगे। किंग्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, मर्चेंट्स के बारे में, मेन विमेन सबके बारे में हम देखेंगे। इसलिए किताब का नाम क्या रखा गया है? आर पास्ट। कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात अगर हम देखें कि काफ़ी सारे लोग जो अंडमान में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी अलग है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आर पास्ट रखा गया है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उनका खान पीन कैसा था, रहन सहन कैसा था पास्ट में। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है कि हम लोगों को ये भी पता लगाएंगे इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में, कि किंग्स और उनकी बैटल्स के बारे में। बैटल्स होती है लड़ाइयाँ, राजा किस तरीके की लड़ाइयाँ वगैरह उन्होंने रखी हैं, अपनी विक्ट्रीज़ का वो रिकॉर्ड रखते थे, जो लड़ाइयाँ करते थे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो रखा करते थे। और जनरली पीपल जैसे कि हंटर गैदरर होते थे और फिशिंग फोक्स होते थे, जो होते थे ना मछली पकड़ने वाले, मछुआरे वगैरह, वो अपनी डेली ज़िंदगी का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, मगर राजा महाराजा तो रखा करते थे, ठीक है। तो हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जो रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मछुआरे, नॉर्मल पीपल अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता लगता। अब डेट से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए सिंपल सी इसमें ये बात है कि आज जैसे हम लोग डे, मंथ, ईयर में नापते हैं, तो इतिहास को कैसे नापेंगे? हम लोगों ने एक कॉमन कन्वेंशन बना हुआ है पूरी दुनिया में कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, उसके बाद जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट करा था, तो उनके बेसिस पे हम लोग लगाते हैं। उनका जो बर्थ है उससे पहले वाला टाइम, जैसे कि ये है इस टाइम पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे पहले वाला जो समय है उसको हम BC कहते हैं, और इसके आगे वाला जो समय है इनके बर्थ के बाद उसको हम लोग AD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2020 AD ये चल रहा है। AD का मतलब होता है एना डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। BC का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट।
ये हो गया। अब आगे हमें इसमें बताते हैं वही कि जो BC है वो बिफोर क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, AD एना डोमिनी, ये जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। CE भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं AD के और BCE। CE होता है कॉमन एरा, ठीक है, BC होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं समय की यूनिट बताने के लिए। जैसे कि हम 2020 हम इसे CE भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा, 2020 कॉमन एरा, या फिर 2020 AD भी लिख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। और मतलब वही क्रिश्चियनिटी जब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और बाद में AD यूज़ होने लगा, और उनसे पहले BC होता है बिफोर क्राइस्ट और AD होता है एना डोमिनी, ठीक है। तो यही हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। एल्सवेयर जो है इसमें यही बताया गया है कि काफ़ी सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये अलग अलग तरीके के पुराने ज़माने में जो भाषा इस्तेमाल होती थी, किस तरीके से हमने उसे डेसीफर करा है। डेसीफरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, किसी पुरानी भाषा को समझना कि वो क्या है। तो देखिए, ट्रायंगल को P से दिखाते थे, सेमी सर्कल को T से, तो L को लायन को L से। इस तरीके से एक पुरानी भाषा है जो हम लोग को दिखाई गई है। कहा कि इजिप्ट की भाषा और अलग अलग सिंबल से इनकी भाषा को समझने की कोशिश की गई है। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं इसके। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।